आज के साइंसी दौर में और विकास की यानी आर्थिक विकास की होड़ में संसार भर के देशों में स्पर्धा हो रही है। और नतीजा ये हुआ कि इसके इस्तेमाल के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन में तवानाई या ऊर्जा का अधिक से अधिक इस्तेमाल हुआ। और ये जो फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोल तथा इसी तरह के और कुदरती ईंधन काम में आए। नतीजा ये हुआ कि उनके अत्यधिक इस्तेमाल से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बनी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, उसका खराज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में जलवायु परिवर्तन आया। अब आज से आप 10 से 15 करोड़ साल पहले के बारे में सोचें, जबकि एक प्रचंड धमाके से हमारे संसार का, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसके बाद इस प्रचंड धमाके की वजह से जो उस ज़माने में मौजूदा तारा, जिसे हम आज के ज़माने में सूरज कह सकते हैं, उसके पास मद्दोजज़र ज्वार भाटी की कैफियत पैदा हुई, क्योंकि एक खला में या अंतरिक्ष में एक घूमता सितारा उसके करीब से गुजरा और प्लैनेट्स तरह तरह के बन गए। और इन्हीं प्लैनेट्स के साथ साथ और भी अंतरिक्ष मादे हैं जो आकाशीय पिंड हैं, जो आकाश में यूं ही घूम रहे हैं। आज हम 5000 से ज़्यादा ग्रहों को जानते हैं। और उस ज़माने में जबकि हमारे पूरी तरह से साइंस ने तरक्की नहीं की थी और हमारा प्लेनेट अर्थ भी नहीं बना था और लोग कुछ नहीं जानते थे, तब तरह तरह के लोग ख्याल किया करते थे कि ये हमारी ज़मीन गाय के सींग पर है, गाय के सींग पर टिकी है। जब वो गाय सींग बदलती है तो जनाब जलजला आता है। लेकिन धीरे धीरे आज से 4.5 अरब साल पहले जब ज़मीन का निर्माण हो गया और हमारी प्लेनेट या ग्रह ज़मीन आलम वजूद में आई, उस वक्त ये बिल्कुल आग का गोला थी, गैस का गोला थी, आग का नहीं बल्कि गैस का गोला थी। यानी उसमें काफ़ी तापक्रम था। धीरे धीरे वो द्रव हुई और फिर आखिर में ये इस रूप में है। जिस ज़माने में ये पूरी ज़मीन गर्म थी, उस वक्त आग उबलता समुंदर मौजन था और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी। नतीजे के तौर पर स्ट्रोमेटोलाइट की ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। धीरे धीरे उससे ऑक्सीजन माहौल में बढ़ी। फिर आखिरकार आज के जब ज्वालामुखी वगैरह फटते रहे, वो आके सतह ज़मीन पर गर्मी से ठंडे हुए और धीरे धीरे ज़मीन की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो तामीर हो गई। और इस क्रस्ट के नीचे आप समझिए कि अगर कोर तक जाइए, ज़मीन के केंद्र तक जाइए, तो मेंटल है। आप ये समझिए कि 45 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन के नीचे बिल्कुल पिघली हुई हालत में तमाम चट्टान और मादे होते हैं। वही हैं जो ज़मीन की कमज़ोर परत को तोड़कर बाहर आते हैं और आतशफ़िशा पहाड़ या ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं। उन्हीं ज्वालामुखी पर्वतों के ठंडा होने से अग्नि चट्टान या इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। यही तमाम इकोनॉमिक मिनरल या वो तमाम मिनरल जो देश की तरक्की में, विकास में सहायक होते हैं, उनका ख़जाना है। जैसे हीरा, चांदी, सोना वगैरह वगैरह, लोहा,
जिसकी आज के ज़माने में रोज़ाना ही ज़रूरत होती है, ये सब आतशी चट्टान या आग्नेय चट्टान, जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं, उसका मरून मिन्नत है। ज़मीन के नीचे हर 33 किलोमीटर या 100 फीट जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। नतीजा ये होता है कि ज़मीन के केंद्र में 3000 से 4000 के बीच में तापक्रम रहता है। ये वो तापक्रम है जो हमारे सूरज के ऊपरी सतह पर पाया जाता है और विरासत के तौर पर ये ज़मीन को मिल गया है, यानी इतना ज़्यादा डिग्री तापक्रम। और इस तरह से उस जो हिस्सा मेंटल कहलाता है, वहाँ से बरकी रव या एक तरह से जैसे फव्वारा होता है, इसी तरह से गर्मी का फव्वारा जारी रहता है जो ऊपर चट्टानों को ढकेलता रहता है। और अभी आपके सामने बताया कि आतशफशानी चट्टान इस तरह से बन जाती हैं। फिर धीरे धीरे अभी ये हमारा प्लेनेट बना, इसकी अफादियत, इसकी पेचीदगी, ये पेचीदा ज़िंदगी का आशियाना है। और कब इसके कि उस पर और विस्तार से बताया जाए, हमें और भी प्लेनेट के बारे में बताना है कि किस तरह से बने। यानी जो अभी बताया कि तारा घूमता हुआ आया और सूरज से एक लहर पैदा हुई जो कट कट करके ग्रहों, उपग्रहों और आकाशीय पिंड के शक्ल में नमूदार हुई। यही सूरज है जो हमारे लिए अफादियत फ़ायदेमंद है, यानी प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, ख़जाना है। इसी से हम सोलर एनर्जी भी प्राप्त करते हैं और जिसे हमें अपनी ज़िंदगी में आम तौर से इस्तेमाल में लाना है। इसके बाद अब सूरज है, चाँद भी ये हमारे ज़मीन का उपग्रह है, सैटेलाइट माना जाता है। बल्कि कहा जाता है कि पैसिफिक ओशन का कोई टुकड़ा वो खंड कट करके वो चला गया अंतरिक्ष में, अब वो चाँद के रूप में नमूदार है। यही चाँद हमारे लिए, हमारी ज़मीन के लिए एक तरह से मौसम को सुसज्जित करता है, मुनज़्ज़म करता है। ज्वार भाटा इस बात का सबूत है, जो समुंदर में आए दिन आया करता है, यानी मद्दोजज़र। इसी को हाई टाइड, लो टाइड के नाम से भी बहुत से लोग मानते हैं। जैसे वहीं पर एक दरगाह है, मौला अली की दरगाह कहलाती है। जब लो टाइड रहती है तो वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता, लेकिन हाई टाइड में उनका ये सूफी संत का ये मकबरा उसके अंदर घिर जाता है पानी के चारों तरफ से, और आध्यात्मिक तस्कीन और सुकून का सामान फराहम करता है। इसके अलावा अभी मैं बता रहा था कि ज़मीन के बारे में, उसके बाद अब चाँद के बारे में बताया। चाँद सिर्फ यही नहीं कि मौसम को मुनज़्ज़म करता हो, ये ज़मीन को हिचकोले खाने से भी बचाता है, क्योंकि उसमें भी एक खिंचाव होता है चाँद में। जो जैसे ज़मीन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, ज़मीन की कशिश है, इसी तरह से चाँद में भी कशिश है। वही कशिश ज़मीन को हिचकोले खाने से बचाती है। अभी इसके अलावा इसको और हिचकोले खाने से बचाने के लिए बेशक हिमालय पहाड़ और इसी तरह से पहाड़ी सिलसिले हैं जो मिस्र मेख के ज़मीन में गड़े हैं, यानी कील की तरह से गड़े हैं। अभी इस पर विस्तार पूर्वक गौर करेंगे, बताएंगे, लेकिन आपको बताते हैं एक दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी एक और सैयारा है, वो जुपिटर है। मुश्तरी जिसे बोलते हैं, हिंदी में बृहस्पति कहलाता है। वो ज़मीन से जनाब 300 गुना बड़ा है। ये टूटते सितारों को अपनी तरफ खींच लेता है। नतीजा ये है कि अगर ये ना होता, अगर इसका गुरुत्वाकर्षण ज़मीन से ज़्यादा ना होता और ये अपनी तरफ सितारों को ना खींचता होता, टूटते हुए सितारों या मीटियोराइट्स को, तो हमारी ज़मीन पर हर 10,000 साल में इतनी उल्का वृत्ति होती, यानी इतना से टूटते सितारों की बारिश होती कि जिस तरह से कि बड़े बड़े कबील जुस्सा
विशालकाय छिपकलियाँ जिन्हें डायनासोर्स कहते थे वो विलुप्त हो गए। इसी तरह से उस ज़माने में यानी जुरासिक क्रेटेशियस और जुरासिक काल में, बल्कि जुरासिक समझिए, इतना ज़्यादा उल्कापात हुआ कि उससे राख और इस तरह से तमाम उड़े धूल, ये सब की वजह से इतना ज़्यादा वायुमंडल में प्रदूषण हुआ कि 70%, 70%, 70% आबादी नष्ट हो गई, नेस्त नाबूद हो गई। वो तमाम जानवर भी नेस्त नाबूद हो गए जिन्हें हम कोई नाम न दे सके। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं उल्कावृष्टि से अपने बृहस्पति पर, जो ज़मीन से 300 ज़्यादा गुना बड़ा है, उस पर ज़मीन के बराबर बराबर गड्ढे पाए जाते हैं। इस तरह से और भी बहुत से तारे और सितारे हैं, जैसे ये वीनस, मार्स, मंगल ग्रह, जिस पर हमारा भारत भी मंगलयान भेज चुका है। इसी तरह से प्लूटो, ये ड्वार्फ सितारा कहलाता है। ड्वार्फ मतलब छोटा सितारा, इसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूजन की क्षमता नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हम लोग तो सोचते हैं कि पता नहीं अनगिनत करोड़ों कहकशाएँ हैं, मिल्की वेज हैं, गैलेक्सीज हैं। 5000 तारों को तो बेशक दुनिया वाकिफ़ है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कई ग्रह हैं जो पूरे स्पेस अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे हैं। उनमें अब हाल में साइंसदानों ने बताया कि फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट है, यानी FFP, फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट। ये ड्वार्फ सितारा या ड्वार्फ ग्रह मान लीजिए इसे। इसमें ये होता है कि ये बहुत ठंडा, इसका तापक्रम बहुत ठंडा होता है। इस वजह से इसमें इसको फ्लोटिंग फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ये तो अभी तक नहीं मालूम कि सब कैसे बनते हैं, क्या होता है, लेकिन ऐसा साइंसदानों का ख्याल है कि किसी एक क्षेत्र में जब धूल और आकाशीय पिंड या मादे जो अजराम फल्की की शक्ल में इधर उधर अंतरिक्ष में टहलते होते हैं, घूमते होते हैं, वो इकट्ठा हो के एक क्षेत्र में गिर जाते हैं और उनमें कुछ आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण पैदा हो जाता है, तो वो अपनी उस ताकत से, अपनी उस कशिश से और तमाम मादों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और जनाब ग्रह बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये ड्वार्फ ग्रह होते हैं, टेम्परेचर कम है। अब ये इकट्ठा परमाणु को इकट्ठा करने के लिए इनमें थोड़ा सा गर्मी भी आ जाती है। इसी दौरान घूमते रहने से गर्मी आई या ठंडक बढ़ी, प्रतिक्रियाएं हुई, नतीजा ये कि धीरे धीरे अब ये ग्रह या ड्वार्फ ग्रह की शक्ल में विकसित होता गया। ये ख़त्म भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो ब्लैक होल है जिसके अंदर जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो इस तरह से ये बनते बिगड़ते रहते हैं। अच्छा, यही जैसे अंतरिक्ष में बनना बिगड़ना हो रहा है, यही चीज़ ज़मीन पर भी हुआ करती है। ज़मीन पर क्या होता है कि जनाब द्वीप बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि ज़मीन का एक जियोलॉजी का एक सिद्धांत है, प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, यानी जो आज के ज़माने में हो रहा है वो पुराने ज़माने में हो चुका है। इसी के तहत आज के ज़माने में हालिया रिसर्च में यूट्रेच यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी के प्रोफेसर डी वॉन हिम्बर्गेन ने बताया कि 20 करोड़ साल बाद, यानी 20 करोड़ ईयर्स के बाद अफ्रीकी देश जैसे सोमालिया, मोज़म्बिक, मेडागास्कर, ये सब तमाम अपने टेक्टोनिक प्लेट इंडिया से टकराएंगे। नतीजा क्या होगा कि
साउथ यानी अपना जो त्रिवेंद्रम से लेके और कराची तक दबाव का क्षेत्र बनेगा और एक पहाड़ी सिलसिला शुरू होगा। जैसे आज के ज़माने में दिल्ली का क्षेत्र है और उसकी जो निस्बत हिमालय से है, वही निस्बत बॉम्बे को इससे होगी। पहाड़ी सिलसिला जो बनेगा और ये सिलसिला सोमालिया पहाड़ कहलाएगा। जैसे दिल्ली के पास हिमालय पहाड़ है, वैसे ही बॉम्बे के पास सोमालिया पहाड़ हो जाएगा। अब कब होगा ये बता दिया, 20 करोड़ साल पहले, क्योंकि ये इस तरह से हमें मालूम है कि 9 करोड़ साल पहले हमारा भारत भी मेडागास्कर से मिला हुआ था और अब अलग हो गया है। वो वहाँ पर वो उस ज़माने में वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। गोंडवाना लैंड क्यों कहलाता? क्योंकि एक वो गोंड किंगडम अपनी मध्य प्रदेश में थी, तो उसके नाम से उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। बहरहाल वो अलग चीज़ है। कहने का मतलब ये है कि अब ये जो नया सिलसिला पैदा होगा ये बॉम्बे के करीब हो जाएगा और वहाँ पर जो जिस तरह से सीशेल्स और एक और है मॉरिशस, ये भारत के करीब आ जाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि त्रिवेंद्रम से कराची तक का एरिया पूरा एक सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला हो गया। और अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से कि वो अंतरिक्ष में हर चीज़ बनती बिगड़ती रहती है, इसी तरह से दुनिया में भी द्वीप और महाद्वीप और बर्र आज़म और बहर आज़म यानी खुश्की के खित्ते क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र या पानी के क्षेत्र बनते बिगड़ते। जैसे महाद्वीप है, भूमध्य महासागर में एक महाद्वीप था, वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से इंडोनेशिया के पास आप समझिए कि ये जो साउथ ईस्ट में एक महाद्वीप था, वो ख़त्म हो गया। उसके साक्ष्य इंडोनेशिया में मिले हैं। अब नतीजा क्या हुआ कि बताना ये है कि जो आज जहाँ पर समुंदर है वहाँ पहले पहाड़ था, जहाँ पहले पहाड़ है वहाँ अब समुंदर है। और पहाड़ की तो अपनी अफादियत है, आप जानते ही हैं। अभी जैसा बताया आपको कि ज़मीन के संतुलन में ख़ास इसका अहमियत है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे यानी पहाड़ी खित्ते और फर्श समुंदर यानी ओशन फ्लोर, जिस पर के पानी है, समुंदर का पानी, ये आपस में नीचे जाके एक नुक्ते इत्तिदाल यानी संतुलन या जिसे कहते हैं लेवल ऑफ कंपनसेशन पर संतुलित होते रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जियोलॉजी का एक नज़रिया है आइसोस्टेसी यानी बराबर से खड़े होना। अब इसको यूँ समझ लिए आम लैंग्वेज में कि जैसे आपके सामने एक पटरा है, लकड़ी का पटरा, उसको किसी पानी पर तैरा दिया जाए, दरिया में डाल दीजिए तो बिल्कुल सीधा तैरेगा। अब अगर इसी पटरे के एक तरफ कोने पर रख दीजिए कोई वज़न, अब वो सीधा नहीं तैर पाएगा, वो एक ज़रा सा टिल्ट होके टेढ़ा होके तैरेगा। मतलब कितना टेढ़ा होगा? जितना कि वो टेढ़ापन और वो ऊंचाई वाला हिस्सा, पटरे का ऊंचाई वाला हिस्सा आपसी संतुलन में ना आ जाए, यानी फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम में। फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम उर्दू में हो गया शनावरी तवाज़ुन। तो इस संतुलन को लेवल ऑफ कंपनसेशन भी आप कह सकते हैं। नतीजा क्या हुआ? आपने इससे इस तजुर्बे से ये फ़ायदा उठाया कि आप देखिए ज़मीन के 45 किलोमीटर जाने पर पिघली हुई अवस्था में होता है, तमाम मटेरियल प्लास्टिसिटी डेवलप होती है। अब हिमालय पहाड़ है, उसकी रूट्स ऑफ द माउंटेन या और भी पहाड़ है, उनकी जो माउंटेन्स की जड़ें हैं वो जनाब वहाँ पर मोहो के पास मेंटल क्रस्ट में धसी हुई है, कील की तरह से। यानी जितना पहाड़ ऊपर दिखाई देता है उतना ही या बल्कि उससे ज़्यादा नीचे। क्या होता है कि जब तराश खराश होती है, वेदरिंग, तो पहाड़ के हिस्से जनाब कट कट के दरिया के थ्रू
गाद की शक्ल में, तलछट की शक्ल में समुंदर में जाते हैं। समुंदर में जाने से जो फर्श समुंदर पर जब ये इकट्ठा होते हैं तो ओशन फ्लोर या फर्श समुंदर जिस पर के पानी है, समुंदर का पानी कायम है, वहाँ का वजन बढ़ता जाता है। तो भार बढ़ने से वो भार जब दबाता है ओशन फ्लोर को, अब उस प्लास्टिक मटेरियल जो बताया कि 45 किलोमीटर नीचे जाके प्लास्टिक डेवलप होती है, तो वो मटेरियल उस जगह को की तरफ बहता है जिधर दबाव कम होता है। नहीं, वो पहाड़ जो टूट गया और हल्का हो गया, अब वो जाके उसको फिर उतना ही धक्का दे के गोया के ऊपर उठाता है कि वो एक तरह से फ्लोटिंग इक्विलिब्रियम में आ जाए। इस तरह से ये पहाड़ जो है ये बना करते हैं और इस तरह से ये मददगार साबित होते हैं। अच्छा, पहाड़ बनते कैसे ये अलग, इसके लिए तरह तरह की थ्योरी साइंसदानों ने दी है। कुछ ने कहा भाई ये तो ऐसा है कि एक वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो वर्टिकल मूवमेंट से पहाड़ बन गए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से समुंदर बन गए। ये सब की अलग अलग तफसील है जो कि बताई जाए, हम बताना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बता दें, जब ये पहाड़ बन जाते हैं, उसको लेमैन लैंग्वेज में आसानी के लिए फ़िलहाल इतना बता दूं कि जैसे आप एक तसले में आप आटा गूंद लीजिए और उस तसले को चारों तरफ से दबाइए, तो आप देखेंगे कि वो जो आटा अभी बिल्कुल प्लेन था, उसके अंदर शिकन पैदा हो गई, पुरशिकन हो गया, मोड़दार हो गया। इसी तरह से अपनी ज़मीन के क्रस्ट में भी मोड़ पैदा हो जाता है। उसे दूसरी मिसाल ले लीजिए, जैसे कि संतरा लीजिए। संतरा आपने देखा होगा, या सेब, उसके बीच में, उसके सेंटर में जब वो कुछ दिन रखिए तो सूखने लगता है। तो जितना कोर में बीच में सूखता है और उसमें लहर टाइप सा पैदा हो जाता है, इसी तरह से सूखे हुए सेब में छिलके के ऊपर भी वही लहर पैदा हो जाती है। तो आप ये समझिए गोया के ज़मीन एक संतरे की तरह से है और उसके बीच में जब एक तरह से पपड़ी क्रस्ट जो वो सूखा या उसके अंदर शिकन पैदा हुई, मोहों में भी शिकन पैदा हुई जो केंद्र है ज़मीन का, उसी के करस्पॉन्डिंग क्रस्ट में पपड़ी में पैदा हुई और ऊपर पहाड़ नमूदार हो गए। और जब ये पहाड़ होते हैं तो ये तरह तरह के बनावटें लिए होते हैं। कुछ फोल्डिंग होती है, फाल्टिंग होती है, यानी फोल्डिंग का मतलब मोड़दार पहाड़, लहरदार पहाड़। यहाँ तक कि इतना कभी कभी ज़मीन में जो इंट्रा क्रस्टल मूवमेंट होता है, ये यानी ज़मीन का एक तरह से ज़मीन साकिन नहीं बल्कि उसमें गति होती रहती है। जैसे आदमी का दिल धड़कता है, ऐसे ही ज़मीन पर भी समझिए धड़कन होती रहती है। और यही धड़कन जब बहुत प्रचंड रूप में ज़ाहिर होती है, ज़लज़ला कहलाता है। वरना बहुत से ज़लज़ले तो हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ बताने का ज़लज़ला कहने का टर्म इसलिए इस्तेमाल किया गया कि अभी अफ़गानिस्तान में भी ज़लज़ला आ गया। तो आप पूछेंगे ये ज़लज़ला क्यों आया? बस यही है कि इंट्रा क्रस्टल मूवमेंट, कभी प्लेट टेक्टोनिक, कभी ये अनस्टेबल जो चट्टानें हैं वक्त के साथ साथ अनस्टेबल हो गई, तो स्टेबल चट्टान उन पर ठहरने के लिए दबाव डालती है। तो एकदम से जो ब्लॉक्स या प्लेट्स हैं जिनसे हमारी ज़मीन बनी है, जिसे अभी हमने बताया था कि प्लेट्स वो अफ्रीकन, कहाँ आप कहेंगे भाई अफ्रीकी देशों में और हमारे भारत देश में तो हज़ारों किलोमीटर का फासला है और बीच में समुंदर है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये इसी तरह से इंट्रा क्रस्टल मूवमेंट, जनरल क्रस्टल मूवमेंट, यानी ज़मीन की गतियाँ जो होती रहती हैं, वर्टिकल भी, और यानी खड़ी और पड़ी, यानी ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल यानी खड़ी, और पड़ी यानी फ़ज़ाए बसीत में। तो ये आपको बता दिया कि जो सिंक्लाइन फ़ज़ाए बसीत में, यानी तसले नुमा जो स्ट्रक्चर है जिस पर समुंदर है, जो सिंक्लाइन में है, और जो पहाड़ है वो एंटीक्लाइन है। यानी हमारी ज़मीन नशेब व फराज से भरी हुई है, और इसी नशेब व फराज यानी लहरदार, मोड़दार, ब्रस्ट या फाल्टिंग वाली चट्टानों में यही दफीने हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं जो देश की उन्नत के लिए हमें
आराम से जिंदगी गुजारने के लिए हमारे मददगार होते हैं। उनमें पेट्रोल भी एक है, पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल इससे मुस्तस्ना नहीं है, लेकिन हम लोग तरक्की के दौर में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा ग्लोबल वार्मिंग शक्ल में है। और बस ये है कि हमें ग्लोबल, मुख्तसर ये बताना है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है। उसके लिए हमें चाहिए कि वैकल्पिक एनर्जी इस्तेमाल करें। फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए यही कहूँगा कि आइडियल रनिंग से बचें, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। कहने का मतलब कम से कम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करें कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम हो, वरना महामारी फैलना, राज्यों में अशांति पैदा होना, लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होना, जलवायु परिवर्तन होना, ये सब बहुत तकलीफदेह है। जैसे जिसका नमूना आज भी आपके सामने है कि उत्तराखंड में ज़बरदस्त बाढ़ आ गई। आज जो है ठंड पड़ रही तो प्रचंड ठंड है। कहने का मतलब ये है कि हमें आपको इस पर सोचना है, वनों को नष्ट होने से बचाना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वन सोख लें, क्योंकि कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड बेशक पेड़ भी सोख लेते हैं, हमारे समुंदर भी सोख लेता है। कहने का मतलब ये है कि हमें आपको बस स्वच्छ वातावरण के लिए कोशिश करते रहना है। जब हम करेंगे स्वच्छ वातावरण का जतन, तभी हमें मिलेगा स्वच्छ वातावरण। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद और खुदा हाफिज। ये आधे घंटे ज़्यादा का